पहले भी मैं बोलता था ना, 6 महीने पहले भी अगर तुमने शायद मुझसे पढ़ा होगा, कुछ बच्चे वहां इवनिंग वाले में, हमेशा मैं बोलता हूं तो कि बेटा नीट का जो पेपर होता है सीबीएसई से खराब होता है। सीबीएसई में जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे इजी लेवल होता है नीट में, लेकिन हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए हमारा क्वालिफाई नहीं कर पाते ना। तो याद रखना, धीरे धीरे बच्चा अगले साल भी 2021 में जो पेपर होगा वो भी बहुत इजी पेपर आएंगे। ये बेटा पूरा मेडिकल हिस्ट्री का सबसे इजी पेपर होगा, इस बार पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इस बार केवल 2 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है ना, अगले बार देखना, मैं दावा कर रहा हूं बेटा कम से कम 20-25 बच्चे होंगे जो 720 आउट ऑफ 720 लाएंगे। कम से कम 500 बच्चे होंगे जो 700 प्लस लाने वाले हैं अगले साल। ठीक है, वो बेटा एकदम सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। देखो, अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल का मैच हो रहा है, तो कोई भी टीम खेलता है शुरू में क्या करता है, 200 प्लस बना देते हैं, मैच जीत जाएंगे। आईपीएल में क्या होता है, पहले से बेटा 200 कर देंगे, 200 बेटा जीत जाएंगे, सफिशिएंट स्कोर है। लेकिन मान लो कि अपोजिशन वाली, तुमने 200 बनाया, सामने वाली टीम आराम से 200 बना दे, तो तुम क्या करोगे, बोलेंगे नहीं ना, 220 करेंगे, तब सफिशिएंट स्कोर है आईपीएल जीतने की ना। लेकिन सामने वाला भी 220 कर दे, तो तुम बोलोगे 250 करेंगे। तो देखो, पहले क्या था, 200 हमारे अंदर सेट था कि 200 लाएंगे, मैच जीत जाएंगे। अब 250 भी बेटा सेफ नहीं। यही होता था नीट के एग्जाम में, सभी बच्चे जो जाते हैं ना, उनको बोला जाता है देख 650 कर देगा ना, आराम आराम से बनाना, गलती मत करना, कंफ्यूजन है छोड़ देना, 650 हो जाएगा ना, तेरा 100% सिलेक्शन है। अच्छे बच्चे, ये बेटा इंडिया के जो टॉप बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि हमें पेपर को अच्छे से करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 650 कर दिया, आराम से बेटा रिलैक्स मूड में एग्जाम हॉल में बैठ जाना है। 650 में तो 100% सिलेक्शन होना है। लेकिन 650 वो बच्चा लेते आया, लेकिन बेटा उसका रैंक बहुत खराब हो गया, रैंक बहुत खराब हो गए। जो बेटा थोड़ा सा मीडियम बच्चा था, उसका बेटा घींच तीर करके 600 क्रॉस कराना था कि चलो भाई किसी तरह से एमबीबीएस तो मिल ही जाएगा। घींच घाच के बेटा 600 के आसपास क्रॉस किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन रैंक बहुत खराब हो गया। तो अगले साल जो बच्चा पेपर देने जाएगा, उसके दिमाग में बैठा होगा बेटा ये सब तो है ही नहीं, उड़ा देना है, 700 के आसपास लाना है, 700 बेटा उसके दिमाग में अब चल रहा है। और 700 लाना कोई डिफिकल्ट नहीं, अगर आपने ईमानदारी से अच्छे ढंग से साल भर प्रिपेयर किया है, तो वो बच्चे का 700 आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम ढंग से पेपर को एनालाइज करोगे, पेपर सीबीएसई से घटिया है, पेपर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, बस आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। 700 भी बेटा कोई बड़ी चीज नहीं ना, तो याद रखना। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते आपको, देखो ऐसे भी तो अभी आपके पास 8 महीने का टाइम है, 8 मंथ्स का टाइम है आपके पास बेटा, 8 मंथ है, 8 से 10 मंथ, मैं तो मानता हूं 10 मंथ के आसपास है, 10 मंथ है। एक बड़े लेवल की तैयारी के बारे में सोचो, छोटे लेवल नहीं बेटा, बड़े लेवल जिसे मैक्रो लेवल की कहते हैं ना, उसमें तैयारी में यही होना चाहिए कि एक बेटा कंसिस्टेंसी, रोजाना आप कैसे पढ़ाई करते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बेटा हम केवल 4 घंटा सोएंगे और कितना 20 घंटा पढ़ाई करेंगे, ये तो महा बेकार रूल है। जब तक तुम 8 घंटा नहीं सोओगे, जब तक बच्चा तुम 8 घंटा नहीं सोओगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, 6 मंथ नहीं निकिता, 6 मंथ नहीं, मैं 8 to 10 मंथ्स होगा, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का भी एग्जाम का डेट एक्सटेंड करेगा। मार्च से ये जाएगा मई में, और नीट का एग्जाम मई से हो सकता है जुलाई में चला जाए ना। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के डेट भी एक्सटेंड होने की बात चल रही है, 1 आध महीने में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तुम्हें फैसिलिटी मिल गई, लेकिन बेटा बहुत जगह पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वहां तुम्हारे तरह बेटा स्कूल वाले कोचिंग वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो क्या करेंगे। और खास करके बेटा जिनके मैथमेटिक्स मैथ्स है, ऑनलाइन में मैथ्स तो समझना सबसे डिफिकल्ट है ना। अब बेटा एक मोबाइल पे बैठ करके सीरियस मूड में नहीं हो, बस सुन रहे हो, मैथ्स कैसे समझ में आएगा, फिजिक्स कैसे समझ में आएगा। आधा बेटा ऑनलाइन का प्रॉब्लम तो यही है कि हम कंसंट्रेट होकर के नहीं करते ना, फिजिक्स को हम आराम से बेटा बेड पे सो करके ऐसे देख रहे,
क्या समझ में आएगा फिजिक्स, मैथ्स क्या समझ में आएगा? इसलिए प्रॉब्लम तो है ऑनलाइन क्लासेस में ना, इसलिए आपको बड़ा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो मेरे में से ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन आप कर रहे हो, लेकिन बेटा जब रिकॉर्डेड वाला लेक्चर मिलता है, जिस दिन आपको पास पूरा टाइम है या शाम में आज फ्री है, तो रिकॉर्डेड वाले पार्ट को फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि मैंने आज जो क्लासेस की आधा आज अभी आपका कंसंट्रेशन नहीं बना हुआ है, तो शाम में वो रिकॉर्डेड वाले पार्ट को बिना डिस्टरबेंस के अच्छे से कर लीजिए, वो बेटा बड़ा आपका काम आएगा। ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। तो ये चीज याद रखिए। और सेकंड, आप बेटा पूरे सालों भर ये 8 से 10 महीने का जो जर्नी है, सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए। देखो तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है ये दुनिया के किसी आदमी को नहीं मालूम। तुम्हें कौन से पार्ट फिजिक्स में डिफिकल्ट लगते हैं ये दुनिया के किसी आदमी को नहीं मालूम। दुनिया का कोई टीचर नहीं बता सकता तुम्हारे अंदर में इलेक्ट्रोस्टैट में कहां प्रॉब्लम है, ऑप्टिक्स में कहां प्रॉब्लम है, करंट में कहां प्रॉब्लम है। वो बेटा तुम्हें मालूम। और छुपाओ मत। तुम्हें मालूम है कि मुझे लिंकेज नहीं आता, तुम्हें मालूम है कि जूलॉजी में ये वाला पार्ट मुझे नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो ग्राफ नहीं आता, ये तुम्हें मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तो अपना बेटा अपना एक नोट्स बनाइए जहां पर आप बेटा उस पार्ट पे काम कीजिए। जैसे कि मेरे मिसाल, अगर आपको लिंकेज समझ में नहीं आता, लिंकेज लिखिए, अपना एक शॉर्ट सा नोट्स बनाइए, आप उस वीडियोस को देखिए और एक अपना प्रिपरेशन कीजिए। शॉर्ट एक नोट्स बना लीजिए। आपको जो जो पार्ट नहीं आता, आपको प्लियोट्रॉपी नहीं आता उसका बनाइए, जो नहीं आता उसका बना लीजिए। और सालों भर ऐसे कीजिएगा ना, तो आपका अपना जो नोट्स होगा वो बूस्टअप है। लास्ट के 30 डेज बेटा वही नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, गारंटी है। क्योंकि और सब चीजें तो आपको आता है, बाकी चीजें आपको आता है, लेकिन बेटा जो आपको समझ में नहीं आता उसका एक नोट्स अपना बना लीजिए, उसको अच्छे से रखिए। फिजिक्स का एक बनाइए, एक कॉपी में केमिस्ट्री का, बायो, लास्ट में बेटा उसी को रिवाइज कीजिए। बाकी चीजें आपको आता है, जो बेटा डिफिकल्ट पॉइंट है, समझने में दिक्कत है ना, जहां पर कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है, उसका नोट्स रहेगा ना, तो लास्ट में बेटा यही काम आता है, रिवीजन। तो कहां तुम्हें लग रहा है क्या 30 डेज में तुम्हें इतना सारा चैप्टर, 105 चैप्टर है शायद, 105 चैप्टर्स है। कोई बच्चा क्या एक महीने में 105 चैप्टर पढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो 105 चैप्टर कैसे पढ़ोगे? उसका एक ही एक बेटा रिवीजन। और रिवीजन के नाम पे हम लोग पढ़ लेते हैं, दनादन पढ़े जा रहे, पूरा एनसीईआरटी पढ़े जा रहे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तुम्हें बेटा सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने आता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आता है। क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? हाँ, तुम्हें सेल में बेटा नहीं आता 9+2 अरेंजमेंट कहां है, 9+0 क्या होता है, ये बेटा डिफिकल्ट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, ये बेटा 3 जो है अपने नोट्स में बनाइए, बस 3 ही को पढ़िए, बाकी तो तुम्हें आता है। अब बेटा तुम वापस से गोल्जी बॉडी 4 बार पढ़ लोगे, तो उसमें लिखा ही है मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, सिक्रीशन करेगा। 10 बार पढ़ोगे तो चेंज थोड़ी हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो दोबारा पढ़ना क्यों है? कोई डिफिकल्ट सिलेबस थोड़ी ना है। तो जो डिफिकल्ट है उसका नोट्स बनाइए, उसी को रिवाइज कीजिए। फोटोसिंथेसिस में आपको बेटा नहीं समझ में आता C4 प्लांट की कहानी, उसको रिवाइज कीजिए। रिस्पिरेशन में पता नहीं चलता ETS क्या है, उसका सेल्फ नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए ना। लेकिन पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स का नोट्स बना के पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं और छोटे छोटे 4 नोट्स बना लिए, नहीं बेटा, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। ये जो मेडिकल की तैयारी है बेटा, ये एक लड़ाई है, एक वॉर है। और इसको वॉर को बेटा आप दिमाग से ही जीत सकते हो। इस वॉर को बेटा दुनिया के इंडिया के कितने बच्चे जीत पाएंगे? 16 लाख बच्चे आएंगे, अगले साल 17 लाख हो जाएंगे। उसमें से केवल बेटा 20,000 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। परसेंटेज समझिए। तो ये बेटा जो लड़ाई है ना, बड़ा है। और बड़े लड़ाई के लिए बेटा दिमाग रूप से भी आपको एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, और पूरा एक एक मैनेजमेंट आना चाहिए, छोटे छोटे मैनेजमेंट। इस वीक में क्या करना है, पूरे मंथ में क्या करना है, इस 8 महीने में क्या करना है, उस पे काम कीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड चीज जो हम लोग, एक हमेशा बायोलॉजिकल क्लॉक, आपने नाम सुना होगा बायोलॉजिकल क्लॉक। आपके पूरे बॉडी में बच्चा
एक हार्मोन है, पूरा आपको बॉडी को रिलेट कर रहा है ना। तो अब बायोलॉजिकल क्लॉक को कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। बायोलॉजिकल क्लॉक को छेड़छाड़ कहने का मतलब, ध्यान से मैं बता रहा हूं, आप आज से बेटा डिसाइड कर लो कब आपको सोने के लिए बेड पे जाना है और कब बेटा आपको उठना है। उठने का टाइम और बेड पे जाने का टाइम बेटा ये डिसाइड कर लीजिए, अगले 10 महीनों 8 महीने तक ऐसा ही होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए ना। न तो बेटा बॉडी के अंदर में जो ये होता है ना कि आज पढ़ लिया रात 2 बजे तक और अगले दिन फिर हम लोग अलग टाइम पे पढ़ रहे, वो बेटा गलत है। एक टाइम बना लीजिए, 8 घंटा सोना है यानी कि 11 बजे जाना है और मेरे से 6 से 7 बजे वापस से आ जाना है, बेड से आ जाना है। और इस टाइम बेटा नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो बुक, कोई एकेडमिक से दूर रहो, एकेडमिक से दूर रहो। कोई बैठेगा, हाँ सॉन्ग सुनने, सॉन्ग सुनिए, 11 बजे चल जाइए, मुझे मालूम है 12-1 बजे नींद आएगी, ठीक है, तो 1 घंटा सॉन्ग सुनिए, ठीक है, कुछ और करना कीजिए, लेकिन एकेडमिक से दूर रहो। जितना दूर रहोगे बेटा दिमाग को उतना देर के लिए आपको क्या करना है, दिमाग को रिलैक्स भी देना है। एक ही चीज पढ़ते जा रहे हो तो कभी नहीं लगता 10 घंटा 12 घंटा एक ही चीज पढ़ लिया, रात में वही सपना आते हैं, वही चीज बेटा बार बार घूम रहा है, तो उससे बचो ना। सुबह में एकदम फ्रेश माइंड से जगो और फिर से वापस से लग जाओ एक चीज। और कभी भी खाने का टाइम, ठीक है, ब्रेकफास्ट का टाइम, जो भी टाइम है वो बेटा सालों भर मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है, अगले दिन 12 बजे करेंगे, अगले दिन ये करेंगे। नहाने का टाइम, सभी बेटा टाइम को फिक्स कर लो। ये अगले 8 से 10 महीना ऐसे ही होता है। तुम्हें लगता है बेटा कि जो टॉपर होते हैं ना, वो बस पढ़ लिया 720 में 720 आ गए, उनका 2 साल का तुमने कहानी कभी नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम क्या है, हमें सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कभी उनका 2 साल का पूरा कहानी सुनो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि 2 साल का जर्नी उन्होंने कैसे लिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिमाग को एकदम रिलैक्स रखो। इंटरनेट से रात के टाइम में थोड़ा दूर ही रहो, 8 बजे तक इंटरनेट का काम हो गया, उसके बाद में बेटा सुबह 8 तक दूर रहो। पढ़ाई वढ़ाई किया, 11 बजे गए, फिर कोई मतलब नहीं, इंटरनेट वगैरह से कोई मतलब नहीं। ये बेटा दिमाग को रिलैक्स करना बड़ा जरूरी है, तभी तुम फ्रेश रहोगे, दूसरे दिन पढ़ पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो आज का मैंने थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं करना है, नहीं तो ठीक है भैया, बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि तुम्हें ये टाइम मिला है, घर वालों ने दिया है, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बच्चा तुम सिंपल ग्रेजुएशन ले लोगे, मान लो सिंपल ग्रेजुएशन ले लिया, बीएससी कर लिया, चलो बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी कर लिया, इंडिया में स्कोप बता दो। बीएससी के बाद कोई नौकरी नहीं बेटा, 0 रुपए की तुम्हारी नौकरी, कोई वैल्यू नहीं। इंडिया में ग्रेजुएशन के लोगों को कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम्हें बोला जाएगा कि ऐसा करो कि मास्टर डिग्री कर लो, एमएससी कर लो, ठीक है। कुछ लोगों को बोलेंगे कि नहीं नहीं जॉब का प्रिपरेशन करेंगे, बैंक का कर लेंगे, रेलवे का कर देंगे, एसएससी का कर लेंगे, ये कर लेंगे, उससे तुम दूर हो चुके हो। बोले सर कैसे? जो जनरल कंपटीशन इंडिया में होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स, और मैथ्स से तुम दूर जा चुके हो। मैथ्स से तुम ऑलरेडी बेटा 11-12 पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं, 5 साल तुम्हारा पीछे जा चुका है। इसलिए बायो के बच्चे को मुश्किल है, कर तो सकते हैं लेकिन बेटा उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो मैथमेटिक्स का बच्चा होगा उसने बेटा +2 तक मैथ पढ़ा, ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा, उसके लिए बेटा ये कंपटीशन निकालना आसान हो जाएगा ना, उसके लिए बेटा आसान हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, तुम एमएससी में जाओगे, एमएससी के बाद नौकरी मेरे में से ज्यादा नहीं मिलेगा बच्चा, एमएससी के बाद में भी मुश्किल है, इंडिया में एमएससी के बाद भी मुश्किल है। फिर से आप प्रिपरेशन करोगे, चलो रेलवे का कर ले, यूपीएससी का कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, एक वहां पर श्योरिटी नहीं कि ये होना है। तो बहुत सारे बच्चे जाएंगे पीएचडी के लिए, जाना चाहिए, जिनको इंटरेस्ट है बेटा जाना चाहिए, और खासकर गर्ल्स को जाना चाहिए। सर पीएचडी में क्या होगा? पीएचडी में एक एग्जाम होता है बच्चा जिसका नाम होता है CSRI नेट होता है, ठीक है।
वो इन नेट और ये नेट अलग है थोड़ा। तो यहां पर क्या होगा कि आपको बेटा स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि पीएचडी में आप एडमिशन लेंगे। पीएचडी बेटा 5 से 6 साल की जर्नी है, तो हर महीने आपको बेटा लगभग 30,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। 30,000 का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आप टेंशन फ्री। पीएचडी में ले लिया, 30,000 मिल रहा है, एज ए जॉब मिल रहा है। हो सकता है आपके टाइम में हो सकता है 40,000 हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा 5 से 6 साल में आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद में आप अप्लाई करोगे लेक्चररशिप के लिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके लिए। उसके लिए बेटा फाइट है, यहां पर फिर से बेटा ब्लॉकेज हो जाएगा, तो आपकी जर्नी बड़ा लंबा है। इसलिए सबसे शॉर्ट जर्नी यही है कि आप बेटा आंख बंद करके नीट के लिए जाओ, नीट के प्रिपरेशन के लिए जाइए। अभी 12th है, बहुत अच्छे से अभी से लग जाइएगा, हो सकता है अगले साल क्वालिफाई करें, हो सकता है ना कर पाए, 1 साल और लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर बेटा अभी 2022 तक भी, 21 में नहीं, 2022 तक भी अगर मेडिकल कॉलेज में तुम चले गए, तो अगले 5 साल में बेटा एमबीबीएस का तो तुम्हें टैग मिल जाएगा। और दुनिया में बेटा इससे बड़ा इज्जत वाला, खासकर इंडिया में, इससे बड़ा इज्जत वाला नौकरी नहीं है। और कोई टेंशन नहीं बेटा, कितना बुरा भी दिन आएगा, कितना बुरा भी दिन आएगा जिंदगी में, एमबीबीएस बेटा 1 लाख रुपए से कम थोड़ी कमाएगा। छपरई में देख लो, छोटे मोटे डॉक्टर बेटा झोला छाप वाले भी इतना कमा लेते हैं, और तुम टैग वाले रहोगे तो कितना भी बुरा दिन आएगा जिंदगी भर बेटा, मरते दिन तक। जिस दिन तुम्हारा डेथ होगा उस दिन भी बेटा तुम ढेर सारे पैसे कमाते रहोगे, और तुम्हारे एक बेटा क्या होगा, एकदम स्टेबल जॉब है। कभी लाइफ में टेंशन नहीं, कैरियर में टेंशन नहीं, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये डिग्री इंडिया में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आने वाले टाइम में डॉक्टर का वैल्यू और बढ़ेगा। पॉपुलेशन ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है, हर लोग बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं। बताओ तुम्हारे घर वाले क्या पिछले 1 महीने में एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए? गए होंगे। और इंडिया में समझो बेटा, इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, कितनी फैमिली है, कितनी बीमारियां हैं। किस घर में डायबिटीज नहीं है, किस घर में हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं प्रॉब्लम है। तो ये बेटा हेल्थ सेक्टर इंडिया में सबसे बूम वाला जॉब है, और आगे भी ये वाला हेल्थ सेक्टर एमबीबीएस वाला जॉब दुनिया, इंडिया का सबसे स्टेबल जॉब होगा, सबसे बेटा सिक्योर जॉब होगा। इससे सिक्योर जॉब इंडिया में नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग में बेटा पता नहीं, लॉकडाउन में नौकरी गया तो गया। कोई जो आपने सुना होगा, गुड़गांव में थे, नोएडा में थे, नौकरी चली गई, चली गई तो चली गई, चली गई तो बेटा चली गई, या सैलरी रिड्यूस हो गया। कभी सुना गया डॉक्टर की नौकरी गई? क्या बेटा डॉक्टर की इंडिया में नौकरी गई? क्या उनकी सैलरी रिड्यूस हुआ? नहीं हुई। लेकिन इंजीनियरिंग में बेटा बड़ा रिस्क, ठीक है। एक तो बेटा अब घर से दूर रहेंगे, कितना मिलता है इंजीनियर को? 1 लाख रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं मिलता, मुझे तो नहीं लगता। और झोला छाप बेटा डॉक्टर 1 लाख रुपए कमा लेता है, तो समझो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बेटा थोड़ा, ये तुम्हारा टाइम है, मेरा टाइम तो चला गया, ये तुम्हारा टाइम है। ये 1 साल 2 साल तुम्हारा टाइम है, इस 2 साल में कुछ बड़ा कर लो। बेटा घर वाले के लिए भी बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए होगा बेटा, तुम्हारे आने वाले जनरेशन के लिए भी बड़ा एक अच्छा मूवमेंट होगा ना। तो इसलिए याद रखना, ये 1 से 2 साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, और इसको तुम प्लस लेते हो या माइनस लेते हो बेटा, ये तुम पे पूरी तरह से डिपेंड। तुम अब रो नहीं सकते सर हमारे पास टीचर अच्छे नहीं है, मैंने ये अच्छा नहीं पढ़ा, ये बहाना आप छोड़ दो। ये पिछले साल तक चल सकता था, अब मत करो बहाना। तुम्हारे पास बच्चा लोग अब इंटरनेट फैसिलिटी है, इंडिया की कोई भी बेस्ट टीचर का आप सुन सकते हो, लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। कोटा के टीचर से आप बेटा डायरेक्टली जुड़ सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारी फैसिलिटी अब आपके पास अवेलेबल है ना। इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हो। तो ये अब बहाना नहीं चलेगा कि सर हम तो छपरा में, हम तो बेगूसराय में, हमारे पास अच्छा टीचर है ही नहीं, हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं सर। वो बेटा पेपर, पेपर तो मैंने बोला सीबीएसई लेवल की, तो ये भी नहीं बोल सकते सर पेपर हार्ड आ गया था। किसी बच्चे ने बोला क्या नीट में पेपर टफ आया था? नीट में पेपर इजी आए थे, उन्होंने बोला हमने सिली मिस्टेक कर दी, हमने रिवीजन अच्छे से नहीं की, हमने रिवीजन हमारा खराब था इसलिए क्वेश्चन छूट गए, क्वेश्चन गलत हो गए सिली मिस्टेक से। किसी ने नहीं बोला कि पेपर टफ था, किसी ने नहीं बोला बच्चा। हाँ, अगर तुम देखोगे इस बार बेटा नीट में 2 बार पेपर हुआ। जो सेकंड फेज का पेपर हुआ उसमें क्या पूछा, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसा डोमिनेंसी शो करता है,
क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किस साइंटिस्ट ने दिया? हाई फाई। ये तो बेटे एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में गिवन है, ये कोई हाई फाई वर्ड नहीं बेटा, ब्लैक पॉइंट में एनसीईआरटी में गिवन है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कैसे बहाना कर सकते हो? तो सेम फिजिक्स की भी है, सेम केमिस्ट्री भी की है। तो ये बेटा बहुत अच्छे से 1 से 2 साल एकदम थोड़ा एकदम मोटिवेट होकर के पढ़ो, अच्छा कर जाओ, हमेशा के लिए लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं तो बाद में बेटा बहुत दिक्कत है, मैं बताया ना कि जो जनरल ये है वो बड़ा दिक्कत है। चलो ठीक है, तो यहां तक हमने बातें कर ली, क्योंकि आज का सिलेबस बहुत छोटा था। आज हम लोग जेनेटिक्स का लगभग एंड कर रहे हैं, कुछ उसमें बचा नहीं है, लिंकेज का थोड़ा सा वर्ड्स को केवल बताना है, बाकी बेटा पूरा का पूरा टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट डे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो तुम लोग डिसाइड कर लोगे कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है? तो फिर भी बच्चा मैं फटाफट थोड़ा सा एक रिवीजन करा करके लिंकेज का थोड़ा सा पार्ट बेटा, जीन मैपिंग बचा है 10 मिनट का, उसे कर लेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर को मैं सिंपल से भाषा में बेटा जेनेटिक्स ही कहता हूं, ठीक है? चलिए ठीक है। सीबीएसई के लिए हो या नीट के लिए हो बेटा, कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते जाता हूं, आंसर आप ही को करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है? जेनेटिक्स में जो पहला क्वेश्चन बनता है बेटा वो बनेगा आपको मेंडल के अराउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी बनता है वो बनता है बेटा मेंडल के अराउंड, इससे आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है? जो पहला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने जो काम किया उसका ड्यूरेशन पूछा जाएगा, तो आई थिंक सभी बच्चों को मालूम ही है 1856 से 1863 7 साल का एक्सपेरिमेंट था। किस पे किया गया? पी प्लांट पे। उसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, ये बेटा क्वेश्चन बनते, ठीक है? फिर आपसे पूछा जाएगा जो मेंडल ने जो बेटा 7 कैरेक्टर पे काम किया था, उसका आप बता सकते 7 कैरेक्टर कौन कौन थे? तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको पहले ही बता रखा है, टायर गीका वाला, जिससे आप वो आंसर कर सकते। डोमिनेंट ट्रेट कौन था, रिसेसिव ट्रेट कौन था? तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया और ट्रेट कितने थे? 14 ट्रेट। ये नीट के पेपर में आ चुका है। इसमें एक ही कंफ्यूजन होता है, जो ग्रीन कलर वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव? ये भी नीट का क्वेश्चन आ चुका है। तो बोलेंगे सर ग्रीन डोमिनेंट भी है और ग्रीन सर रिसेसिव भी है। ये डिपेंड करेगा आपने कौन से कैरेक्टर के लिए पूछा। मटर के दाने पी के सीड कलर के लिए पूछा तो येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा। और पॉड के कलर के लिए अगर आपने पूछा तो सर ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल ने जो भी वर्कआउट किया था उसे तो लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया, उसे तो लोगों ने बेटा रिजेक्ट कर दिया था। तो मेंडल का रीडिस्कवरी कब होगा? 1900 में। और 3 साइंटिस्ट का नाम हमेशा पूछा जाता है। मेंडल के काम को तो लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया था ना। और मेंडल के डेथ के बाद, मेंडल का डेथ होता है 1884 में, डेथ के 16 साल के बाद 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया बाय द 3 साइंटिस्ट। इनका नाम आपको याद रखना है, आई थिंक बच्चों को याद भी होगा, कार्ल कॉरेंस, शेरमैक एंड द हुगो डी व्रीज, ठीक ठीक है? ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, मेंडल ने जो भी लॉ प्रपोज किए उसे अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन आउट ऑफ 3 लॉ, जो 3 लॉ उन्होंने प्रपोज किए, पहले लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस ढूंढा गया, बाद में को डोमिनेंस ढूंढा गया, तो मेंडल के फर्स्ट लॉ को रिजेक्ट किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। थर्ड लॉ इज ऑल्सो रॉन्ग ड्यू टू द लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी गलत हो गया, हमने एक नया चीज ढूंढा, लिंकेज। मेंडल का एक ही लॉ है जो यूनिवर्सली वैलिड है, वो कभी गलत नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो है बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन अगर तुम थोड़े से हायर बुक को पढ़ोगे तो कहता है कि इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वैलिड है, बस नॉन डिसजंक्शन को अगर छोड़ दे तो। नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं होते, नॉन डिसजंक्शन में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। और सेग्रीगेशन कहता है नहीं,
जो क्रोमोसोम पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो जाते गैमेट बनाने के दौरान। तो अगर नॉन डिसजंक्शन वाले पार्ट को छोड़ दे तो ये हर जगह के लिए वैलिड है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए यूनिवर्सल लॉ है। बोले ठीक है। इसके बाद में मेंडल से जो क्वेश्चन बनता है बच्चे लोग, वो बनता है कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। तो मेरे में से दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, हर बच्चों को आता है कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो बेटा 1:1। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले डायहाइब्रिड में, ट्राइहाइब्रिड में आपको बेटा मोनोहाइब्रिड ही यूज करना है। मोनोहाइब्रिड का डबल कीजिएगा तो डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का ट्रिपल कीजिएगा तो ट्राइहाइब्रिड बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में कितने तरह के फिनोटाइप बने? तो दो तरह के, टॉल और डॉर्फ बने, दो ही तरह के बने। और कितने तरह के जीनोटाइप बने? तो एक कैपिटल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी थे, स्मॉल टी। तीन तरह के जीनोटाइप और दो तरह के बेटा फिनोटाइप बने ना। इसी तरह से जब आपका डायहाइब्रिड पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है पेपर में, आपको बेटा कोई रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो जो था 3:1, उसको आप डबल कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। जो जीनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड का 1:1, उसको बेटा आप डबल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यही तो लाते थे 9331, इसको डबल करके, और यहां लाते थे बेटा 121, 242, 121, अगर याद है तो। बोले हाँ सर याद है। अब क्वेश्चन आएगा कितने तरह के फिनोटाइप बने? तो याद कीजिए बच्चे लोग, यहां बने दो तरह के फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड में दो तरह के फिनोटाइप बने, तो डायहाइब्रिड में चार तरह के फिनोटाइप बनेंगे। याद कीजिए, राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ ग्रीन, डॉर्फ के साथ ग्रीन, रिंकल के साथ ग्रीन, रिंकल के साथ येलो, चार तरह के बने। कितने तरह के जीनोटाइप? तो यहां बेटा तीन तरह के बने, स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो गया। बस एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड। तो आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है कि टेस्ट क्रॉस सर बहुत ही आसान सा होता है। टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्यों निकालते, ये इंपॉर्टेंट। अगर नीट का पेपर देखोगे हर साल के लिए क्वेश्चन फिक्स होता है कि टेस्ट क्रॉस में हम लोग F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इससे जीनोटाइप पता कर सकते हैं। प्लांट का जीनोटाइप क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है? तो बोलेगा सर इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सर इक्वल आते हैं। याद रखना, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक इक्वल आते हैं। मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक 1:1, जीनोटिपिक 1:1। सर डायहाइब्रिड में क्या होगा? तो डायहाइब्रिड में बेटा स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 × 1 हो गए, 4 × 1 हो गया। सर ट्राइहाइब्रिड में क्या होगा? तो 1:1 का क्यू कर दीजिए, 8 बार 1 आ जाएगा, 8 बार 1 1 1 1 1, 8 बार लिख दीजिए, ट्राइहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस आ जाएगा। बन गया भाई, उसके अलावा कोई नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीट के एग्जाम में हो या आपके सीबीएसई के पेपर में हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल। आई थिंक सभी बच्चे लोग अच्छे से याद रखा है, मेरे में से कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं ना मैं पूछ रहा हूं। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो मैंने आपको बोला था बेटा SAD करके याद रख लीजिएगा, सैड, स्नैपड्रैगन, एंटी राइनम और डॉग फ्लावर, एक ही प्लांट का नाम। स्नैपड्रैगन, एंटी राइनम मेजस और डॉग फ्लावर। एक और एग्जांपल है बेटा 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा, सुबह में 4 o'clock, इसलिए मॉर्निंग नाम दे दिया मिराबिलिस जलापा। ठीक है, इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताइए। तो आई थिंक सभी बच्चों को याद है, इसका बेटा 1:1 फिनोटिपिक आता है और जीनोटिपिक बेटा 1:1 आते हैं। बोले सर कैसे? याद करो बेटा, एक रेड, दो पिंक, एक व्हाइट, एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। तो यहां भी बच्चा जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो के इक्वल आते हैं, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो इक्वल आते हैं। कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल याद रखिएगा।
एनसीईआरटी में जो दिया है वही याद रखिए, मैंने तो आपको बहुत पढ़ाया है। कोडोमिनेंस याद रखिएगा। कोडोमिनेंस में मैंने क्या बताया था, ब्लड ग्रुप में सभी बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ब्लड ग्रुप में केवल बेटा कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी ही केवल कोडोमिनेंस शो करता है ना। बच्चे लोग बोल देते हैं नहीं कैपिटल आई ए स्मॉल आई, नहीं बेटा यहां पर देखिए ना, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, देखिए ना यहां पर कैपिटल आई ए स्मॉल आई को कंप्लीट डोमिनेंस ही शो कर रहा है। यहां पर बेटा कोडोमिनेंस है, दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन होना कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप बेटा आपका मल्टीपल एलील का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। मल्टीपल एलील का, बोले सर ये क्या चक्कर है, एक जीन के दो फॉर्म होंगे, एक जीन के दो फॉर्म होंगे, लेकिन बाद में पता चला नहीं जीन के दो से ज्यादा फॉर्म भी हो सकते। दो से ज्यादा फॉर्म होना मल्टीपल एलील, क्योंकि यहां पर दो से ज्यादा फॉर्म है, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप को आपको याद रखना बेटा कितने तरह के जीनोटाइप और कितने तरह के फिनोटाइप बनेंगे। तो ब्लड ग्रुप में आपको मैंने बताया था कि यहां पर फिनोटाइप 4 तरह का बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ। इसके लिए मैंने एक फार्मूला निकाला था बच्चा n+1। n इज अ नंबर ऑफ एलील, 3 तरह के एलील है, +1, 3 1 4 हो जाएंगे। हाउ मेनी फिनोटाइप जीनोटाइप, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, शायद आप भूल गए होंगे, n/2 n+1, वेर n इज नंबर ऑफ एलील। तो जब आपको इसको सेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा बेटा 6 टाइप्स के। कितने तरह के आ जाएंगे, 6 टाइप्स के। तो ब्लड ग्रुप से हर बार नीट के एग्जाम में आता है। इस बार 2 बार पेपर हुआ, दोनों बार ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन टच किए गए। ठीक है, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन जो बनता है नया, वो बनता है बेटा प्लियोट्रॉपी से। प्लियोट्रॉपी इस बार का पेपर में आया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपी। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, फिनाइल कीटोनूरिया, इस साल नीट के पेपर में यही क्वेश्चन भी था। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपी ना। नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया बेटा, बी नाम का जो जीन है वो मटर के अंदर में साइज को भी कंट्रोल करता है और बेटा शेप को भी कंट्रोल करता है। जो बी नाम का जीन है वो साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बी नाम का जीन क्या है, प्लियोट्रॉपी, एक साथ दो से ज्यादा एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारी है बेटा, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, मर्फन सिंड्रोम, ये बीमारियां भी बच्चा प्लियोट्रॉपी के अंदर ही आती है ना, प्लियोट्रॉपी के अंदर आता है। एक जीन खराब हुआ, बहुत सारे सिम्टम अलग अलग अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ते पॉलीजेनिक, इसका जस्ट उल्टा हम लोग पढ़ते पॉलीजेनिक, जहां पास एक से ज्यादा जीन मिलकर के कैरेक्टर को कंट्रोल करे। आपको मैंने सिंपल बोला था कि जब ऐसा हो कि आपको बेटा बायो पढ़ाने के लिए, बॉटनी पढ़ाने के लिए मैं हूं, मेरे अलावा एक्स नाम का टीचर भी है, वाई नाम का टीचर भी है, जेड नाम का टीचर भी है। हाँ, कोटा जब जाएंगे ना तो वहां का एक रिवाज, जो टीचर होते हैं वो पूरा बॉटनी नहीं पढ़ाता है, पूरा जूलॉजी नहीं पढ़ाते, किसी से पूछना। हर टीचर बेटा एक केवल आपको पार्टिकुलर पोर्शन पढ़ाएंगे, जैसे कोई इकोलॉजी केवल पढ़ाएगा, कोई केवल जेनेटिक्स पढ़ाएगा, कोई प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएगा। तो बॉटनी पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हो गए, तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन, पॉलीजेनिक। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा इसमें बेटा नहीं करना है। एग्जाम्पल हमारा स्किन कलर, मैक्सिमम ये हमारे अंदर देखा जाता है वुमन में, हमारा हाइट, हमारा स्किन कलर, हमारा इंटेलिजेंसी, ये सब बच्चा पॉलीजेनिक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो यहां पास आपको दो रेशियो याद करने होते हैं कि अगर दो जीन मिलकर के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। तो आई थिंक बेटा 14641 बेल शेप का ग्राफ आपको बताया था कि 1 होगा, 4 होंगे, 6 होगा, फिर घटते क्रम में 4 1, तो पहले 1 4 6 बढ़ रहा है, फिर बेटा घट रहा है। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनाएंगे तो वहां पर स्किन कलर से रिलेटेड एक आएगा क्वेश्चन
क्योंकि एनसीईआरटी में एडेड है, एनसीईआरटी में स्किन कलर को ऐड किया गया, इसलिए मैं थोड़ा फोकस करूंगा उस पे। तो उसका रेशियो क्या आएगा बच्चों लोग, आई थिंक सभी को मालूम है, 1, 6, 15, 20, 1, 6, 15, 20, पहले बढ़ रहा है, अब बेटा घटा दो, 20 के बाद फिर से लिख दो 15, फिर लिख दो बेटा 6, फिर भी लिख दो बेटा 1, ये हो जाता है ना। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है आपको। बोले ठीक है सर। इसके अब आगे बढ़ोगे ना, तो आपको मिलेगा बच्चों लोग सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो सभी लोग बच्चा लोग बना लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कैसा होगा, तो वो फीमेल XX और मेल XY होगा, जहां तक मुझे याद, फीमेल मेल। लेकिन अगर आप देखोगे बेटा ग्रास हुपर में, ग्रास हुपर के अंदर में ऐसी कहानी नहीं होती, वहां पर मेल क्या होता है, फीमेल क्या है बच्चा, जहां तक मुझे लग रहा है ZZ, और यहां होता है Z0, शायद ऐसा होता है। फिर आपको बर्ड्स का पढ़ना है, बर्ड्स में हमारा उल्टा होता है, जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, ऐसा होता है। तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान सा, और केवल याद रखिएगा कि आपका जो हनी बी में थोड़ा कहानी अलग होता है। हनी बी में बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जोड़ा है, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, हाफ पेज लगाया है। बस यही याद रखना कि जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है, मेल हैप्लॉयड होता है, और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। तो फीमेल को बनने के लिए, फीमेल को बनने के लिए स्पर्म ओवम दोनों चाहिए, स्पर्म ओवम दोनों चाहिए, यानी कि फीमेल बनने के लिए मां, मदर और फादर दोनों चाहिए, मां, ठीक है, ओवम, फादर, स्पर्म दोनों के फर्टिलाइजेशन से फीमेल बनी। लेकिन मेल बनने के लिए बेटा केवल मां की जरूरत होगी, कारण नहीं तो मदर, मदर ओवम देगी, ओवम, ओवम बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए बन जाएगा मेल, नो नीड ऑफ फादर, स्पर्म की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन इस मदर को बनने के लिए बच्चा वापस से इसकी मां और इसकी फादर की जरूरत है। इसलिए ये बेटा ये मेल बोलेगा मेरा तो कोई बाप नहीं है, मेरी मां है केवल, लेकिन मेरी मां को बनाने के लिए पापा की जरूरत पड़ी थी, यानी मेरे नाना की जरूरत पड़ी थी। तो आई हैव नो फादर, मेरे बाप की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी मां को बनाने के लिए उनके बाप की जरूरत पड़ी होगी, तो यानी आई हैव नो फादर बट ग्रांड फादर, यानी नाना है, ठीक है। इसी तरह मेरा कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बेटा नाती हो सकता है। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। बोले ठीक है सर, ये भी कर लेंगे, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको बेटा दिया रहेगा जेनेटिक डिसऑर्डर से, यानी जीन वीन में खराबी हो गई तो कोई बीमारी होगा क्या, इसी को एनसीईआरटी लिखेगा बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर, जीन खराब हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपको बच्चा वहां पर ज्यादा जो एनसीईआरटी में दे रखा है बस वही पढ़िएगा। जैसे कि एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चा हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कलर ब्लाइंडनेस दे रखा है बच्चा, अच्छे से पढ़ना है ना, जिसमें कलर को पहचान नहीं पाते। हीमोफीलिया में बेटा ब्लड अगर एक बार लॉस होना, कट गया तुम्हारा, मेरे एक दोस्त है मैं उससे पूछता हूं ना, तो मैंने उसे पूछा सारा चीज, तो बोले देखो इसका कोई इलाज तो है, जब भी मुझे जरूरत पड़ता है मैं एम्स जाता हूं और वहां क्लॉटिंग फैक्टर चढ़ा लेता हूं, क्योंकि इसका देखो जेनेटिक डिसऑर्डर का बेटा कोई भी इलाज नहीं है। तुम्हारा जीन खराब हो गया बेटा, जीन कैसे चेंज करोगे, जीन कैसे चेंज करोगे ना, तो उसका कोई उपाय नहीं है, जिसको हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगा, कट फट गया, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, अंदर में टिश्यू इश्यू डैमेज हुए, ठीक है, आर्टरी वार्टरी फट गया तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जाना है डॉक्टर के पास, क्लॉटिंग फैक्टर ले लेना है, तो बेटा ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। मेल को होने के चांसेस ज्यादा है, फीमेल को कम है, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम्हें होगा भी, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, कलर ब्लाइंडनेस बेटा कभी पता ही नहीं चलेगा होल लाइफ तुम्हें, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे कलर को पहचानना होता है, इतना कौन करता है। लेकिन जो बेटा पायलट बनेंगे और खास करके बेटा जो मेट्रो के ड्राइवर बनेंगे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेलवे के ड्राइवर बनेंगे इंपॉर्टेंट है कि अगर सामने में ग्रीन है या रेड कलर का लाइट है, थोड़ा सा भी बेटा कुछ ब्लंडर हुआ तो मालूम पड़े बेटा फ्लाइट वो उड़ाने की जगह नीचे उतार दिया, कुछ हो सकता है,
इसलिए उनको है, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें अगर हो भी गया डॉक्टर बन जाओगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, इशिहारा टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बोला भी था। ये कैसे बेटा, एक्स क्रोमोसोम की खराबी से, इसलिए कहा मैं एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, हो गया खत्म। लेकिन एनसीईआरटी में बेटा इंपॉर्टेंट दे रखा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आपके अंदर में क्रोमोसोम 46 है, केवल बेटा लास्ट जो है एक्स एक्स या एक्स वाई, इस पे अगर जीन है और ये अगर खराब हो गया तो सेक्स लिंक डिजीज कहलाएगा। लेकिन आपके अंदर तो 22 पेयर है ना, लास्ट पेयर है जो बेटा सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, उसकी खराबी तो बीमारी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड। लेकिन जो ऑटोसोम पे जीन है वो खराब हो गए तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा सिकल सेल एनीमिया, याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद में याद रखिएगा बेटा थैलेसीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो याद रखिएगा। एक बीमारी है जिसे मैं बोलूंगा, नीट में क्वेश्चन में आ सकता है, वो याद रखिएगा बेटा आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये एनसीईआरटी में मेंशन है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते मालूम है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जहां पास एक पेडिग्री दिया है और पेडिग्री के नीचे में लिखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, याद रखिएगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एनसीईआरटी में एक ही है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मायो मतलब मसल, टोनिक डिस्ट्रॉफी मसल का टूटना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट। बाकी सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव है। लेकिन अब पढ़िएगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में, मैं डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिएगा कि सिकल सेल एनीमिया दो तरह के, इस साल के पेपर में आया था। सिकल सेल एनीमिया दो तरह के, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा, ठीक है, एक मिनट, हाँ अल्फा सिकल सेल, एक अल्फा और एक है बच्चों लोग, ठीक है, मेरे में से ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, एक मिनट, सिकल सेल एनीमिया नहीं बेटा, थैलेसीमिया बीमारी था, ठीक है, मैंने गलत लिखा थैलेसीमिया। इस बार क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया से आया था इसलिए मैं थोड़ा सा, हाँ थैलेसीमिया एनसीईआरटी में दो तरह का बच्चा, एक अल्फा है एक बीटा है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि अल्फा कैसे होगा, तो अल्फा लिख दीजिए ALPHA, अल्फा थैलेसीमिया। बोले सर लिख दिया, स्पेलिंग थोड़ा आना चाहिए तब समझ में आएगा। अल्फा को लिखे 1 2 3 4 5, अल्फा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बेटा 16th नंबर के क्रोमोसोम जो है ना उसका जीन बेटा डिलीट हो जाएगा। जो 16 नंबर का क्रोमोसोम है, 16th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो जीन बेटा डिलीट हो जाएगा, खराब हो गया, डिलीट हो गया तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। वो हीमोग्लोबिन बनाता था, नहीं बना, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अल्फा वाला हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, नाम अल्फा थैलेसीमिया। बीटा में बेटा बीटा मत लिखिए, केवल थैलेसीमिया लिखिए, थैलेसीमिया लिखिए और थैलेसीमिया को पढ़िए। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बीटा थैलेसीमिया के लिए बेटा 11 लेटर है तो 11 नंबर के क्रोमोसोम, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर जो जीन है वो म्यूटेट हो गया, वो डिलीट हो गया, खराब हो गया वो। अगर वो खराब हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं बनेगा, तो ऐसे बीमारी को कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। अगर 16 नंबर का क्रोमोसोम उसका जीन खराब हो गया तो अल्फा चेन नहीं बनेगा, नाम होगा अल्फा थैलेसीमिया। आ गया समझ में? लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनते हैं, हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए बेटा 4 चेन की जरूरत पड़ती है। ये देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक लाइन में सिखाने की कोशिश करता हूं, डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन में 4 चेन है, एक का नाम है अल्फा, अल्फा कितने बेटा है, अल्फा 2, और 2 है बेटा बीटा, 2 है बेटा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जो बीटा चेन है
उसके अंदर में 146 एमाइनो एसिड है, 146 एमाइनो एसिड होते हैं। बीटा चेन के अंदर कितने एमाइनो एसिड है बेटा? 146। लेकिन इसके जो छठा नंबर बेटा 6 पोजीशन है, छठा नंबर, बस इतना याद रखिए ना, जो 146 एमाइनो एसिड्स है 146, उसको जो छठा नंबर 6 पोजीशन, वहां पास एक नॉर्मल इंसान के अंदर होना चाहिए बेटा ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड, एक एमाइनो एसिड है। लेकिन वहां पर म्यूटेशन हो गया और वहां पर आ जाता है वैलीन। क्या आ जाता है बेटा? वैलीन। इसके चलते बीटा चेन खराब हो जाता है। और बीटा बेटा चेन जब खराब हो जाएगा तो बीटा क्या करने लगता है? आपस में बाइंड करने लगेगा। बीटा चेन जो है खराब हो गया तो ये आपस में बाइंड करने लगेगा। और जो आपका आरबीसी है, जो इस तरह का ओवल शेप का होना चाहिए, बाइकॉनकेव होना चाहिए, तो वो क्या होता है? अंदर में हीमोग्लोबिन खराब हो रहे, अंदर में सारे बीटा चेन आपस में जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। लेकिन बेटा ये अपने आप नहीं हो जाता। अगर मुझे सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, अगर मुझे सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, मेरा आरबीसी एकदम नॉर्मल रहेगा। मुझे सिकल सेल एनीमिया बीमारी है मेरा, लेकिन आरबीसी नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब बच्चा मेरे अंदर में ऑक्सीजन की कमी होगी, मेरे अंदर में ऑक्सीजन की कमी होगी, तब मेरे अंदर में जो आरबीसी है वो आरबीसी अपने शेप को चेंज करना स्टार्ट करेगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, -O2, खूब एक्सरसाइज कर रहे हो, खूब दौड़ भाग कर रहे हो, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हो, अब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है क्योंकि बाकी सेल मसल वसल यूज कर ले रहे, तब वो आरबीसी चेंज कर देगा किसमें? सिकल सेल में। और जब सिकल सेल में हो जाएगा तो ये बेटा आर्टरी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। देखिए आपने पढ़ा है आर्टरी और वेन, वहीं से आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्रॉस करते हैं। अब ये आर्टरी में फंसने लगेगा, ये बेटा आर्टरी में फंसने लगेगा क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, इलोंगेटेड हो गया, खींच गया। अब ये क्रॉस नहीं कर पाएगा तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आर्टरी ब्लॉक हो गया तो मान लो बेटा इधर ऑर्गन है कौन? ब्रेन। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ब्लॉकेज है, अब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले आपका ब्रेन डैमेज स्टार्ट होगा। आपका स्टार्ट होगा बेटा ब्रेन डैमेज। ब्लड अब फंस गया, आर्टरी में जाके फंस चुका है, तो अब मिलेगा नहीं बॉडी ऑर्गन को। सबसे ज्यादा पहले ब्रेन को इफेक्ट पड़ेगा, उससे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था, नहीं मिल रहा है, ब्रेन डैमेज स्टार्ट। तो जो स्प्लीन नाम का ऑर्गन है वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस खराब वाले आरबीसी को तोड़ो। आरबीसी खराब बन रहा है, इलोंगेटेड खिंच गया है, तो जल्द से जल्द तोड़ो। स्प्लीन को बोला जाएगा बेटा लार्ज स्केल में आरबीसी को तोड़िए, इतना आरबीसी आ जाएगा। वैसे तोड़ना बेटा आसान नहीं है, ये तो सिकल सेल का है, फंस गया स्प्लीन में भी। तो सेकंड आपका होगा स्प्लीन डैमेज। स्प्लीन से ओवर फंक्शन करा रहे हो, काम करते करते बोले अब मेरी बस की बात नहीं, इतना लार्ज स्केल में तोड़ना, स्प्लीन डैमेज। तो आपका आरबीसी लार्ज स्केल में टूट रहा है, इसलिए तो नाम पड़ा एनीमिया, इसलिए तो नाम पड़ा बेटा एनीमिया। लार्ज स्केल में आपका आरबीसी टूट रहा है, इसलिए नाम पड़ा, सिकल सेल बना फिर वो टूट रहा है, इसका नाम पड़ा बेटा एनीमिया। ठीक है। लेकिन अफ्रीका में जिसे बेटा सिकल सेल एनीमिया होता है वो अच्छा माना जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि अफ्रीका में जिसे सिकल सेल एनीमिया है वो अच्छा माना जाता है। बोले ये क्या मतलब है सर? यही बेटा इवोल्यूशन है। बोले सर क्यों? देखिए आपके मम्मी से बेटा HB हीमोग्लोबिन बनाने वाला नॉर्मल जीन आया, आपके पापा से हीमोग्लोबिन बनाने वाला नॉर्मल जीन आया, दोनों नॉर्मल है, एकदम बेटा मस्त आरबीसी बना, कोई टेंशन नहीं। मैंने अपने पापा से नॉर्मल लिया HbN, मम्मी से लिया बेटा HbS, खराब वाले जीन आए। जीन पेयर में होते हैं, पापा ने अच्छा दिया, मम्मी ने खराब वाला दे दिया। ठीक है, मेरा भी आरबीसी नॉर्मल ही है। ठीक, मम्मी HbS, पापा HbS, ठीक है, नॉर्मल है। ध्यान से देखिए, यही 3 कंडीशन हो सकते हैं। मम्मी पापा दोनों खराब जीन दे दिया। देखिए पहले केस, ये बच्चा पैदा तो होगा, ये बच्चा पैदा तो होगा, लेकिन अर्ली स्टेज यानी कि 10 साल भी नहीं बेटा, 8-10 साल जैसे ही क्रॉस करेगा तो उनके अंदर जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, सारी आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट, सारे आरबीसी बेटा सिकल सेल में कन्वर्ट ना।
ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, ब्रेन डैमेज, स्प्लीन डैमेज, अल्टीमेटली बेटा 10 साल जाते जाते इसका डेथ हो जाएगा, इसका बेटा डेथ हो जाएगा, ये मर जाएगा बच्चा। तो ये जीन के चलते बेटा उस बच्चे का डेथ हो गया, इसलिए इसे कहते हैं लीथल जीन, ये मार देता है। देखो ना, ये जीन आया, उस बच्चे को मार दिया। बच्चा पैदा हुआ था, एम्ब्रियो में नहीं मरा है, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद मरा, इसे कहते हैं सब लिथैलिटी, सब लिथैलिटी। लेकिन बच्चा मैं कहीं पर बताऊंगा कि कभी कभी ना बच्चा पैदा भी नहीं होता, एम्ब्रियो में ही मर जाता है, एम्ब्रियो में ही मर जाता है। हाँ, जैसे हीमोफीलिया के केस में होता है, पापा से खराब वाला जीन, मम्मी से खराब वाला जीन, एक लड़की के अंदर दोनों खराब वाला जीन आ गया, एम्ब्रियो में मर जाएगी वो बच्ची, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट लिथैलिटी। एब्सोल्यूट लिथैलिटी, जब वो बच्ची मां के पेट में ही मर जाए, मरना लीथल होता है। बोले ठीक है। सेकंड देखे सर, मम्मी से HbN, पापा HbS, ऐसा आ गया सर, हेट्रोजाइगस आ गया, तो बेटा नॉर्मल आरबीसी है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो 50% आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो अच्छा वाला जीन है, एक खराब वाला है, कोडोमिनेंसी शो करता है, अच्छा भी है खराब भी है। सर कौन इफेक्ट करेगा? दोनों 50-50%, अच्छा भी आया जीन, खराब भी आया, कोडोमिनेंट है, दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन होगा, हाफ नॉर्मल वाले, हाफ सिकल सेल। लेकिन कब सिकल सेल बनेगा? जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आधा आरबीसी सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, आदमी जिंदा रह जाएगा। जब एकदम ऑक्सीजन की कमी होगी तो आरबीसी टूटने लगेगा, थोड़ा सा डैमेज वेमेज होने लगेगा, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, मरेगा नहीं। पहला वाला सर ऐसे तो कोई प्रॉब्लम, हम आप सारा आरबीसी नॉर्मल, कोई सिकल सेल नहीं। लेकिन अफ्रीका में बेटा ये सेकंड नंबर वाले बेटर है, अफ्रीका में ये सेकंड नंबर वाले बेटर हैं। बोले सर क्यों? क्योंकि अफ्रीका में बेटा सबसे जानलेवा बीमारी मलेरिया भी है, ये तो सिकल सेल एनीमिया है। वहां एक और बीमारी चलती है बेटा, मलेरिया, और खतरनाक वाला मलेरिया है। ऐसा नहीं कि बेटा मलेरिया हो गया तो बेटा दवा हुआ खा के जिंदा हो गया, नहीं, वहां बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, बहुत खतरनाक है ना, काट लिया बेटा मर जाएगा आदमी। मलेरिया से बहुत लोग मरते हैं वहां, ठीक है। तो मलेरिया का वेक्टर कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा सिकल सेप्ड में नहीं रह सकता, जो सिकल सेप्ड वाला है ना, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसके अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। तो पहला वाला तो बेटा ओवल सेप्ड का है, इसके अंदर आराम से आएगा प्लाज्मोडियम, मस्त बेटा जिंदा रहेगा, मस्त इसके अंदर में रहेगा। अपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज तो पढ़ा ही है, मलेरिया का साइकिल पढ़ा ही है, तो आपको पता है बेटा आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी में सर्वाइव करेगा और अल्टीमेटली आरबीसी को डैमेज करेगा, इस पर्सन का डेथ हो जाएगा मलेरिया से। सेकेंड वाला, इसके अंदर बेटा 50% कैसे? सिकल सेल वाले, तो ये बेटा दोनों बीमारी से लगभग बच जाएगा। देखो सिकल सेल एनीमिया इतना जानलेवा नहीं कि मार दे, ऑक्सीजन की कमी होगी, थोड़ा बहुत आरबीसी टूटेगा। मलेरिया वाला पैथोजन आएगा तो बोलेगा ये तुम तो मेरे अंदर इंटर ही नहीं कर सकते, सिकल सेल में वो इंटर कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो जो सेकंड वाला पर्सन है बेटा वो मलेरिया से भी रेजिस्टेंट है और बेटा सिकल सेल एनीमिया से भी है। और तीसरा वाला बेटा तो सिकल सेल एनीमिया से ही मर जाएगा, मलेरिया तो दूर की बात, वो तो सिकल सेल एनीमिया से ही मर जाएगा। तो इवोल्यूशन में ये बताया जाएगा कि वहां ज्यादा बेटर पर्सन कौन है। अफ्रीका में बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल करके आया, तो सेकंड वाले जो हेट्रोजाइगस है। चलो ठीक है, तो मेरे में से ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो इसके अलावा आपको जेनेटिक्स में जो प्रॉब्लम होगा तो वो बेटा म्यूटेशन केवल आएगा, तो म्यूटेशन ऑलरेडी आपने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, तो इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं ना, कि क्या होगा ट्राइजोमी, नल्लीजोमी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, आपको बच्चा लोग एनसीईआरटी में दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, आपको दिया बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये 3 मेंशन है। और उसके बेटा सिम्टम याद रख लीजिएगा, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, अगर मुझे नहीं भी याद है तो मैं ऐसे याद करता, क्लाइनफेल्टर से 44 प्लस XY एक्स्ट्रा बेटा X आ गया, यानी एक मेल में बेटा एक्स्ट्रा X आ गया, मेल हूं एक्स्ट्रा X आ गया, मेरे अंदर फीमेल कैरेक्टर आ जाएगा, गायनेकोमास्टिया, हाँ
ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगेगा, वॉइस चेंज होने लगेगा। तो देखो ना, एक मेल था उसमें एक्स्ट्रा एक्स आया तो फीमेल का गुना आने लगा। तो आपको वो कैरेक्टर भी याद करने। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस x0, एक फीमेल है, 2 एक्स होने चाहिए थे, एक ही एक्स है, यानी कि फीमेल का कैरेक्टर घट जाएगा। तो उसके स्टेरिलिटी या भी बेटा उसके एक नोट्स बना लीजिएगा, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में जो भी लिखा है बेटा उसे अच्छे से कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है सर, क्यों होता है क्लाइनफेल्टर, क्यों होता है सर टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम क्यों बढ़ घट जाता है? एक लाइन में याद रखिएगा बेटा, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, बस ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन हो गया। क्रोमोसोम का काम होता है बेटा कि जब क्रोमोसोम गैमेट बनाने जाए अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग होना। अगर अलग नहीं हो पाया तो मेरे अंदर एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ जाएगा, 46 की जगह 47 हो जाएंगे। नॉन डिसजंक्शन से ऐसी कहानी होती है। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चा कर लेगा, और मैंने आपको लिंकेज में बहुत डिटेल से आपको बताया था। ठीक है, तो लिंकेज का बस एक ही चीज बता के छोड़ रहा हूं आपको, बस मेरे में से कितने टाइम लगेंगे, गिव मी द 5 मिनट्स, ओनली द 5 मिनट्स। देखो, तो पूरा मैंने रिवीजन करा दिया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, पूरा मैंने जेनेटिक्स का रिवीजन करा दिया। अब वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म वाले देख लेना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहां देखिए ध्यान से, आपको लिंकेज में मैंने बताया था कि मॉर्गन ने बेटा 3 एक्सपेरिमेंट किए, अगर आपको याद है तो मॉर्गन ने बच्चा 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 तरह के, 3 बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, लेकिन इतनी छुट्टियां हो गई कि हम शायद भूल चुके हैं। फर्स्ट क्रॉस, सेकेंड क्रॉस और बेटा थर्ड क्रॉस। एनसीईआरटी ने थर्ड नहीं दिया बेटा, एनसीईआरटी ने केवल 2 दिया है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें तीनों क्रॉस पढ़ना है। चलिए बस मुझे बताइएगा एनसीईआरटी देख करके कि मेंडल ने जो बेटा फर्स्ट क्रॉस किया, मॉर्गन ने, मैं बार बार मेंडल बोल देता हूं, ठीक है, मॉर्गन फर्स्ट जो क्रॉस किया बच्चा, उसमें जो पेरेंटल आए थे वो कितना परसेंट थे, तो आई थिंक बच्चा 98.7%, जहां तक मुझे याद है। और रिकॉम्बिनेंट जो बने थे बेटा माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस कर दीजिए तो 1.3%, जहां तक मुझे याद है। बोले ठीक है सर। मेंडल ने बेटा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड क्रॉस किया, तो पेरेंटल शायद बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया बच्चा 37.2%, शायद अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। बोले ठीक है सर। तीसरा बेटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना, तो बोले सर तीसरा पढ़ना है, पढ़ लीजिए, समझने के लिए पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है। थर्ड क्रॉस मुझे नहीं याद है, मैंने खुद लिख करके रखा, तो मैंने भी याद नहीं किया, मैं भी रट्टाफिकेशन नहीं। ठीक है, पेरेंटल जो है बेटा वो है 61.5%, और रिकॉम्बिनेंट है बेटा घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 38.5%। बोले ठीक है सर। ठीक है, 3 तरह का क्रॉस किया आपने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेंडल ने बेटा 3 बार डायहाइब्रिड क्रॉस किया, मॉर्गन ने, ठीक है, मॉर्गन ने बेटा 3 बार डायहाइब्रिड क्रॉस किया, रिजल्ट अलग क्यों आ रहे? जब आप कोई क्रॉस करते तो रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। तो मॉर्गन को ये नहीं पता चल रहा है कि मैंने 3 बार सेम क्रॉस किया, कभी बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज, ऐसा मैंने किया, तो ये अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहे, अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने देखा बेटा हर बार देखिए ना, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अलग आ रहा है, कहीं 1.3, कहीं 37.2, कहीं पे बेटा 38.5, क्यों आ रहे हैं? ये उनको एनालाइज नहीं हो रहा है, उन्होंने बस ये जानने की कोशिश की। देखो ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट क्यों बनते, इसके पहले पीछे जाओ, रिकॉम्बिनेंट क्यों बनते? तो रिकॉम्बिनेंट बनने का बेटा एक ही रीजन है, क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेंट मतलब डिफरेंट वाले जीन एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से, और क्रॉसिंग ओवर बेटा एक ही चीज पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। यानी कि मॉर्गन के दिमाग में ये तो सेट हो गया बच्चा कि तीनों एक्सपेरिमेंट में रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा तीनों में क्रॉसिंग ओवर अलग अलग स्ट्रेंथ से हुआ होगा, और क्रॉसिंग ओवर का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट कम बने, यानी कि यहां पर दो जीन जो थे बेटा, ए और बी जो भी होंगे, आई कलर बॉडी कलर जो भी दो जीन होंगे बच्चा, उनमें क्रॉसिंग ओवर कम हुआ। क्यों? डिस्टेंस कम था, यानी कि यहां के जो दो जीन है बच्चे लोग वो काफी क्लोज होंगे, इसलिए एनसीईआरटी कहता है बेटा दे जीन आर टाइटली लिंक्ड, दे आर द टाइटली लिंक्ड, वो टाइटली लिंक्ड थे। सेकंड में देखिए बेटा 37.2 बड़ा नंबर है, यानी कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ है, इसका मतलब जो दो जीन हैं ए और बी वो बेटा दूर होंगे। थर्ड वाले में देखिए बेटा यहां भी कितना है 38.5, यहां भी बेटा दूरी ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये यहां पास वाले जीन और यहां पास वाले जीन बेटा, इनमें जो जीन है वो बच्चा लूजली लिंक्ड होंगे। वो क्या होंगे? लूजली लिंक्ड होंगे, क्योंकि हमें पिछले क्लास में यही सिखाया गया था कि क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी सेकेंड क्रॉस और थर्ड क्रॉस में जो जीन है क्रॉसिंग ओवर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मैं ऐसे जीन को कहूंगा लूजली लिंक्ड, और यहां बेटा कम आ रहा है यानी कि टाइटली लिंक्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि कितनी दूरी है इस क्रोमोसोम पे, जो आपका ड्रोसोफिला के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है उनके अंदर कितनी दूरी है ना, कैसे निकाले? तो उन्होंने बताया, देखो सिंपल सा तरीका बता रहे, सिंपल सा तरीका बता रहे, उन्होंने बोला कि बेटा क्यों होता है क्रॉसिंग ओवर, तो ये बेटा ये मिस्ट्री ना, कहीं क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कहीं क्रॉसिंग ओवर समझ में नहीं आ रहा। तो मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे बेटा जिसका नाम था स्टर्ट इवेंट, देखो स्टूडेंट्स याद कर लो ना, स्टर्ट इवेंट, ये बेटा स्टूडेंट है किसके? मॉर्गन के। उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने बताया मॉर्गन को, देखो अब बार बार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो ये रिजल्ट क्या कहने की कोशिश करता है। तो स्टर्ट इवेंट ने इस रिजल्ट को एनालाइज किया और उन्होंने बोला, एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं जीन मैपिंग। किसी भी क्रोमोसोम पे जीन कहां लोकेटेड है वो कहलाता है जीन मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोम पे कौन कौन सा जीन कहां होगा इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमोसोमल मैपिंग। अगर क्वेश्चन आ गया ना जीन मैपिंग क्रोमोसोमल मैपिंग किसने दिया, मॉर्गन मत कीजिएगा, उसके स्टूडेंट स्टर्ट इवेंट ने किया। बोले सर कैसे निकाल देंगे कि कौन सा जीन कहां लोकेटेड है? उन्हें सिंपल बोला, देखो तीनों रिजल्ट को देखो, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट की तरफ देखो, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर बेटा बिटवीन टू जीन, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ। और क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे। उन्होंने यही एनालाइज करके बताया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आया इतना परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्यों बना पता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बनाता है। क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंडेंट? डिस्टेंस। यानी कि बेटा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज आ रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे। तो उन 1%, तो हम लोग एक दूरी मान लेंगे बेटा 1 सेंटीमॉर्गन। थोड़ा सा वॉइस लैग करेगा, 1 मिनट। हाँ वॉइस लैग किया होगा, मैं बता रहा हूं। उन्होंने सिंपल बोला कि देखो हम कैसे माने, तो उन्होंने बोला बेटा जितना रिकॉम्बिनेंट आ रहा है उतना डिस्टेंस होगा। तो अगर एक्सपेरिमेंट में 1% रिकॉम्बिनेंट आ रहा है तो हम लोग बेटा दूरी मानेंगे 1 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन बेटा एक यूनिट है, इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 मैप यूनिट। 1 मैप यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, मैप यूनिट जो वर्ड है आप बच्चा यूज कीजिएगा प्रोकैरियोट्स में, और 1 सेंटीमॉर्गन वर्ड यूज कीजिएगा बच्चा लोग, आप कहां यूज करेंगे? वो यूज करेंगे यूकैरियोट्स में। यानी दूरी कितनी है कैसे मेजर करें? ये क्रोमोसोम है,
अब क्रोमोसोम पे ए और बी नाम का जीन है, कितनी दूरी पे ए और बी है, कितनी दूरी? तो बोलेंगे डिस्टेंस को बताने के लिए एक नया तरीका बताता हूं बेटा, सेंटीमॉर्गन में आप बता दो। तो बोले सर कितना सेंटीमॉर्गन? इन दो जीन के बीच में जितना बेटा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, जितना रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बनेगा उतना ही क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस होगा। देखो यहां लिखा है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज डिस्टेंस। अब बोला जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर बेटा 30% रिकॉम्बिनेंट आया, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बेटा यहां ए और बी के बीच में कितना है, 30 सेंटीमॉर्गन। अगर ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूकैरियोट्स, और अगर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है तो मैप कहा जाता है। स्टर्ड इवेंट ने सेंटीमॉर्गन क्यों यूज किया बच्चा? क्योंकि वो अपने टीचर को ये डेडिकेट करना चाहते थे। उनके टीचर कौन थे? मॉर्गन। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने। लेकिन जीन मैपिंग मैंने बताया, मैंने कहानी तो वहीं से स्टार्ट की, अपनी कहानी को उन्होंने पूरी तरह डेडिकेट कर दिया अपने टीचर को। तो मान लो बेटा सेंटी होकर के काम करे, सेंटी हो गए बेटा, उनके टीचर थे वो, तो सेंटी होकर के बेटा मॉर्गन को डेडिकेट कर दिया, नाम बेटा सेंटी मॉर्गन। आ गया समझ में? मेरे में से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब फटाफट हम लोग ये करें कि आपके पास में तीन बच्चा, तीन रिजल्ट आ चुके। चलो अब फटाफट बताओ तो मुझे, फर्स्ट क्रॉस का रिजल्ट कितना आया था? कोई बच्चा बताएगा? फर्स्ट का, सेकंड का, अभी यूज करना है, सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट का आया था रिकॉम्बिनेंट कितना, 1.3%। सेकंड का कितना था? रिकॉम्बिनेंट था 37.2%। और थर्ड का था रिकॉम्बिनेंट का 38.5%। अब देखो आपको करना क्या, सिंपल एक क्रोमोसोम का फिगर बना देना है। ये क्रोमोसोम का फिगर बना दीजिए। बोले ठीक। अब बताओ ये तीन जो जीन हैं, बोले ठीक है, जीन कौन कौन से है भाई? एक है बच्चा आपके बॉडी कलर को, एक है बच्चा आई कलर को, और एक बेटा विंग साइज को। याद कीजिए तीन आपके पास जीन थे, एक था आपका बॉडी कलर वाला, एक था आई कलर वाला, एक था विंग साइज वाला। तो पहले वाले में बेटा आपने क्या किया, देखिए सबसे बड़ी दूरी कौन है? सबसे बड़ी दूरी कौन है बेटा? रिकॉम्बिनेंट कितना, 38.5%। यानी कि थर्ड एक्सपेरिमेंट को अगर आपने देखा होगा तो यहां बेटा आपने किया था आई कलर और बच्चा आई कलर नहीं, बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में किया था शायद। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था वो आपने बॉडी कलर और विंग के साइज को, तो बॉडी कलर जहां तक मुझे याद है वो Y+ था, और विंग साइज था बच्चा वो M+ था। यानी कि बॉडी कलर और विंग साइज के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया 38.5 सेंटीमॉर्गन यूनिट, क्योंकि इतना ही इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर आया था। चलो पहला। सेकंड देखिए, सेकंड आपने देखा होगा तो ये था बच्चों लोग आपका आई कलर और विंग साइज के बीच। आई कलर का जो जीन था वो था बच्चा आपका W+, और यहां था M+, यानी इन दोनों के बीच में आ गया 37.2 सेंटीमॉर्गन। अब बताओ, यानी तुम्हारे पास तीन जीन है, अब कौन कहां पर लोकेटेड है तो बस तुम्हें परसेंटेज देखना है, नोट कर देना है। अब मुझे बताइए कि आपको बेटा W+M+ के बीच रिजल्ट पता चल गया, Y+M+ के बीच पता चल गया, तो अब आपको यहां से यहां निकाल तो सकते हो। क्या करेंगे, 38.5 माइनस 37.2 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.3 सेंटीमॉर्गन यूनिट। तो आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज एग्जाम में दिया रहेगा, वैसे एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं अपने आप बन जाएगा। परसेंटेज एग्जाम में दिया रहेगा और बोलेगा कि इस जीन को आप इस क्रोमोसोम पे लोकेट कर दीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे। जैसे क्वेश्चन दिया है ए और बी नाम के जीन के बीच 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, बी और सी के बीच है 4 सेंटीमॉर्गन, ए और सी के बीच है 6 सेंटीमॉर्गन, और ए और डी के बीच है 3 सेंटीमॉर्गन। ये अब पूछ रहा है सी और डी के बीच डिस्टेंस कितना होगा।
सी और डी के बीच डिस्टेंस कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले बेटा एक क्रोमोसोम बना लीजिए, ये क्रोमोसोम बना लीजिए, ये क्रोमोसोम है, ठीक। सबसे बड़ी दूरी कौन है ए और बी के बीच? यहां पर ए लिख दीजिए, यहां पर बी लिख दीजिए। कितना है यहां? 10 सेंटीमॉर्गन, ठीक। अब सेकंड देखिए ए और सी, तो सी या तो यहां पास डाल सकते हो या तो बेटा सी इधर डाल सकते हो। दे हैव द टू ऑप्शन। सी या तो यहां डाल सकते हैं या तो यहां डाल सकते हैं। अगर ए और सी कितना है? 6 है। ए और सी कितना है? 6 है। तो बी एंड सी कितना हो जाएगा? 4, यानी करेक्ट है, यानी कि ये करेक्ट है। सी यहां पास होगा, निकाल लिया। अब क्या निकलना है? डी कहां पास होगा? ए एंड डी, तो डी को कहां पास रखे? डी शुड बी देयर। या तो डी यहां पास हो सकता है या तो डी यहां पास हो सकता है। ए और डी कितना है? 3। तो अब बताइए बेटा सी और डी के बीच में कितना होगा? यानी ए और डी के बीच में तुम्हें निकल गया, तो सी और डी के बीच में डिस्टेंस अगर आप इधर रखोगे राइट साइड, तो सी और डी के बीच में कितना हो जाएगा? 3। या सी और डी बेटा अगर इधर भी तो हो सकता है, जितना डेटा गिवन है वो डी किधर होगा? लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मुझे कैसे पता? मैंने तो हाइपोथेटिकल रख दिया। तो मैंने अगर यहां पर रखा तो 3 सेंटीमॉर्गन, अगर इधर रखेंगे तो सी और डी के बीच कितना हो जाएगा? यहां से यहां 6 और यहां से यहां 3, 9। आया समझ में? तो आपके डॉक्टरली में ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, सिंपल से बेटा, लॉजिकल वाले होते हैं, जो रीजनिंग होता है ना, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा डेटा अगर आपको गिवन है, आप सिंपल ऐसे क्रोमोसोम बना लीजिए। सबसे बड़ा डेटा को देखिए, ए और बी है, कितना है? 10। ए और बी के बीच दूरी 10 सेंटीमॉर्गन। बी एन सी, तो बी एन सी कहां पास निकालेंगे? या तो सी यहां पास हो सकता है, नहीं, सेकंड वाला सबसे बड़ा डाटा ले रहे, ए एन सी। सी या तो यहां पास लिख सकते हो या तो सी यहां लिख सकते हैं। अगर यहां पर सी लिखेंगे ए एन सी 6, यहां से यहां 6, तो बी और सी के बीच कितना हो जाएगा? 4, यानी कि यहां पर करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहां पास नहीं लिख सकते। अब डी कहां पास होगा? डी तो या तो राइट साइड लिख सकते हो या तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। अगर तुमने लेफ्ट साइड लिखा तो लेफ्ट साइड लिखोगे तो डी कहां हो गया? यहां। या तो डी हो सकता है यहां। अब निकाल दो सी और डी के बीच, या तो 3 हो सकते हैं या तो 9 हो सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डॉक्टरली में कुछ मिल जाएंगे। पिछले साल का क्वेश्चन क्या था मैं बता दूं, इतना डिफिकल्ट नहीं था। पिछले साल का क्वेश्चन ये था, नीट में 2 क्वेश्चन आए थे। पहला ये क्वेश्चन ये था कि 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू, तो आंसर करके आना था 1 सेंटीमॉर्गन। बस पिछले साल का नीट का ये पेपर था। उन्होंने बोला जितना परसेंटेज उतने दूरी, उतना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन था जीन मैपिंग किसने दिया? आंसर बेटा स्ट्रैटिफिड। सभी बच्चे ने कर दिया क्या? मॉर्गन। ये गलत हो गया। तो पिछले साल इससे 2 क्वेश्चन थे, देख लीजिएगा। तो याद रखना है, मॉर्गन ने बेटा मैपिंग नहीं बताया, मैपिंग कैसे करेंगे ये नहीं बताया, वो बताया था स्ट्रैटिफिड ने, और उन्हें सिंपल फार्मूला दे दिया, एक्सपेरिमेंट से जितना परसेंटेज आएगा उतना बेटा आपका मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन हम लोग बनाएंगे। चलो यहीं तक था, तो मेरे में से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसे किसे समझ में आ गया? अब जाकर के, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है ये पहले बता दो। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? ठीक है, तो हम लोग